Our resources are basically of two kinds. हमारे resources में basically two kinds resources होती है. एक तो है renewable resources and non-renewable resources. Let us see what this means. हम देखते हैं कि इसका meaning क्या होता है. Resources may be defined as any useful information, material or service. एक ऐसा रिसोर्स जो कि हमें इसको डिफाइन करता है, जो कि यूजफुल इंफॉर्मेशन और मटेरियल और सर्विस होता है. Broadly, we can differentiate between natural resources, that is goods and services supplied by the environment, and human made resources. ब्रॉडली मतलब जो कि डिफरेंशिएट करता है बिटवीन नेचुरल रिसोर्सेज में, दैट उसको कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि सप्लाइड होती है बाय द एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज से. दैट इज सिटीज, बिल्डिंग्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर artifacts and human resources which include wisdom, experience, skill and enterprise. कुछ ऐसे होते मतलब फॉर एग्जांपल दिया है कि सिटीज और बिल्डिंग्स, इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं एंड अदर आर्टिफैक्ट्स जो एंड ह्यूमन रिसोर्सेज जो कि इंक्लूड करते हैं विजिटम और एक्सपीरियंस स्किल्स जो होते हैं एंटरप्राइज की. नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑफ टू काइंड्स. जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो दो काइंड्स की होती है. सम ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ आर रिप्लेस्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय नेचुरल मल्टीप्लिकेशन. कुछ ऐसे रिसोर्सेज हमारे अर्थ में है जो कि रिप्लेस्ड होती है टाइम बाय नेचुरली मल्टीप्लिकेशन से, सच एज वेजिटेशन जो कि वेजिटेशन है. इन अदर वर्ड्स these resources are regenerated and are therefore are called renewable resources. हम दूसरे वर्ड में ये कह सकते हैं कि रिसोर्सेज जो है वो दोबारा रीजनरेटेड होती है और वो भी अलग से, तो उसे कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज. फॉरेस्ट्स, पेस्टर्स, वाइल्ड लाइफ एंड एक्वेटिक लाइफ आर एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज. फॉरेस्ट्स जो कि जंगल, पेस्टर्स एंड वाइल्ड लाइफ जो होती है, और एक्वेटिक लाइफ जो हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था एक्वेटिक लाइफ के बारे में, और ये एग्जांपल्स है रिन्यूएबल रिसोर्सेज के. वाटर इज आल्सो अ रिन्यूएबल रिसोर्स बिकॉज इट गेट्स रिसाइकल्ड. जो कि पानी है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है जो क्योंकि वो रिसाइकल्ड होता रहता है. देयर आर सम अदर रिसोर्सेज सच एज मिनरल and fossil fuels which once used are lost forever. उसके अलावा कुछ ऐसे रिसोर्सेज है जो कि मिनरल्स होती है, फॉसिल फ्यूल्स होता है जो कि पेट्रोल्स वगैरह, और विच वंस यूज मतलब एक बार हम यूज कर सकते हैं फिर उसको हम मतलब लॉस करते हैं. दे कैनॉट बी रीजनरेटेड, वो कभी रीजनरेटेड नहीं होते. मिनरल डिपॉजिट्स वर फॉर्म स्लोली इन मिलियंस ऑफ ईयर्स. मिनरल डिपॉजिट्स जो होते हैं वो स्लोली इन मिलियंस ऑफ ईयर्स में होते हैं, धीरे धीरे मिलियंस ऑफ ईयर्स में हो जाते हैं. वंस अ डिपॉजिट इज यूज्ड इट कैनॉट बी रीजनरेटेड. एक बार जब डिपॉजिट हो जाए तो उसे हम दोबारा यूज नहीं कर सकते, वो रीजनरेटेड हो जाए. फॉर एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोल, कोल गेट बर्न अप एंड कैनॉट बी रिकवर्ड. जो कि फॉसिल, हम एग्जांपल के लिए ये बताया है कि पेट्रोल, कोल होता है जो कि बर्न मतलब जल जाता है, तो उसे हम दोबारा रिकवर नहीं कर सकते. दीज आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ये हमारे इसमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं. Similarly, the formation of soil is a very slow process and formation of layer of topsoil can take thousands of years. Similarly, जो formation of soil होती है वो बहुत धीरे धीरे प्रोसेस करती है, नॉन रिन्यूएबल फॉर्मेशन करती है लेयर ऑफ टॉप सॉइल में, जो कि टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं, मतलब बहुत टाइम लग जाते हैं, हजारों साल लग जाते हैं. Hence, it is also a non-renewable resources. उसे भी हम non-renewable resources बोलते हैं. Let us examine water and land as the renewable and non-renewable resources individually. हाँ, चलो हम इसको एग्जामिन करते हैं, पानी और जो लैंड है उसको रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में इंडिविजुअली. Renewable water resource.
वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ लाइफ। जो वाटर होता है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है, एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है हमारी लाइफ का, मतलब सबसे ज़रूरी कंपोनेंट होता है हमारी लाइफ का। आर वाटर रिसोर्सेज आर लिमिटेड दो अपेरेंटली वाटर इज अवेलेबल इन एन अबंडेंट क्वांटिटी। जो हमारा वाटर रिसोर्स है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, और जो वाटर अवेलेबल है वो भी बहुत ज़्यादा अबंडेंट क्वांटिटी में हमारे पास अवेलेबल है, मतलब थोड़ी कम क्वांटिटी में अवेलेबल है। There is scarcity of usable quantity of water in large parts of the world. बहुत जगहों पे स्कैरसिटी हो जाती है वाटर की, लार्ज पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में, मतलब जो हमारे वर्ल्ड के जो बड़े बड़े पार्ट है वहां पर जो यूजेबल क्वांटिटी होती है वाटर की उसकी भी स्कैरसिटी हो जाती है। Human survival since ages has depended on the relationship societies had with land and water resource। जो ह्यूमन का सर्वाइवल है, मतलब जो हमारा सर्वाइवल है वो बहुत एजिस से, बहुत सालों से एक डिपेंड है एक रिलेशनशिप पे सोसाइटी की, जो कि लैंड और वाटर रिसोर्सेज के बीच में जो रिलेशनशिप है उस पे हम जो है ह्यूमन वो सर्वाइवल करने के लिए डिपेंडेंट है। This relationship has been evolving ever since riverbanks and river valleys influenced the early human settlements। जो ये रिलेशनशिप है तब से इवॉल्व हुआ जब से रिवर बैंक्स, जो रिवर के आसपास की जगह और जो रिवर वैलीज होती हैं वो इन्फ्लुएंस हुई, और जो पहले के अर्ली जो ह्यूमन सेटलमेंट्स थे वो वहां पे रहते थे, तो उन्होंने जब से उनका रहना स्टार्ट हुआ तब से इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बढ़ गई, मतलब बन गई। Many early civilizations have flourished on the river banks and perished in the river floods। जो पहले अर्ली सिविलाइजेशन थे, जो पहले रहते थे वो रिवर बैंक्स में फ्लरिश्ड हो गए, मतलब बह गए या वहीं पर ही ऐसे, और एंड पेरिश इन दी रिवर फ्लड्स, और वहीं पर ही बह गए। जो पहले वहां रहते थे फिर वो वहीं पर ही फ्लड्स वगैरह में बह वगैरह गए। सम प्रोबेबली ड्यू टू दी फॉल्टी वाटरशेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट। कुछ फॉल्टी वाटरशेड की वजह से भी, जैसे वाटरशेड बनाते हैं उसकी वजह से भी बह गए या वो गए। एंड रिवर बेसिन मैनेजमेंट, जो रिवर बेसिन मैनेजमेंट होता है उसकी वजह से भी। However, eventually human beings had come to understand the cyclical relationship of water with land। हमें ह्यूमन बींग्स को ये समझना पड़ेगा कि वाटर की लैंड के साथ कैसी साइक्लिक रिलेशनशिप है, हमें पहले समझना पड़ेगा। दिस अंडरस्टैंडिंग लेड टू द क्रिएशन ऑफ टैंक्स। इस अंडरस्टैंडिंग ने, जब हमने ये समझा कि इसकी कैसे साइक्लिक रिलेशनशिप है वाटर और लैंड की, इस अंडरस्टैंडिंग ने हमारे क्रिएशन किया टैंक्स का। तब हमारा जाके टैंक्स का क्रिएशन हुआ यूजिंग हाईली डेवलप्ड इंजीनियरिंग टेक्निक्स। बहुत सारी डेवलप्ड इंजीनियरिंग टेक्निक्स को यूज करके हमारा टैंक का क्रिएशन हुआ। फ्रेश वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्सटेंस फॉर सस्टेनिंग ह्यूमन लाइफ। जो फ्रेश वाटर होता है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सब्सटेंस होता है हमारी ह्यूमन लाइफ को सस्टेन करने का, जिंदा रखने का। कंसिडर्ड एज वन द more important one in the 5 elements। हम कंसिडर करते हैं इंपॉर्टेंट 5 एलिमेंट्स को, जैसे अर्थ है, फिर फायर होता है, फिर एयर, स्पेस एंड वाटर। ये हमारे 5 एलिमेंट्स हैं इंपॉर्टेंट। इट वाज रिवर्ड एंड वर्शिप्ड एंड ट्रीटेड बाय ऑल विद रिस्पेक्ट। इसको हमें रिवर्ट करके रखना चाहिए और वर्शिप करना चाहिए सारे, और रिस्पेक्ट देनी चाहिए इन 5 एलिमेंट्स को। ये हमारे भगवान से कम नहीं है। दिस इज बिकॉज a mere 1% of all water on the planet is readily accessible to us for use। क्योंकि जो एक एक परसेंट है पानी का, एक एक परसेंट जो पानी का जो प्लेनेट में अवेलेबल है वो हमारे लिए, एक एक परसेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा अवेलेबल है, एक एक बूंद हमारे लिए बहुत ज्यादा अवेलेबल है। ऑफ दिस अमाउंट अबाउट 73% गोज टू एग्रीकल्चर। जितना भी हमारे अर्थ में वाटर की क्वांटिटी है, वाटर का परसेंट है, अगर हम 100 मान के चलते हैं तो 73% हमारा एग्रीकल्चर में जाता है, 20% हमारा इंडस्ट्री में जाता है, एंड द रेस्ट इज यूज फॉर डोमेस्टिक एंड रिक्रिएशनल नीड्स। और जो हमारा बाकी बचता है वो हमारा डोमेस्टिक यूज में जाता है और रिक्रिएशनल नीड्स में जाता है, जैसे ड्रिंकिंग वाटर या अदर नॉन पोर्टेबल यूजेस। The global distribution of water resources reveals that less than 3% of the total quantity is fresh water। जो हमारा ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर रिसोर्सेज का वो ये रिवील करता है, वो ये बताता है कि हमारे पास 3% से भी लेस
टोटल क्वांटिटी है फ्रेश वाटर की, मतलब हमारे पास सिर्फ फ्रेश वाटर 3% से भी कम है। A breakup of the total fresh water among various resources and its availability is shown in table 4.1। जो हमारा टोटल फ्रेश वाटर का ब्रेकअप हो रखा है, मतलब उसको हमने कैसे ब्रेक कर रखा है रिसोर्सेज, अलग अलग रिसोर्सेज के साथ उसकी अवेलेबिलिटी, वो हमारा टेबल 4.1 में दिखाया गया है। जैसे टाइप्स ऑफ फ्रेश वाटर आ गया, सबसे फर्स्ट आता है जैसे फ्रोजन, तो इसका कितना परसेंट है फ्रेश वाटर, 80% है और अवेलेबल एक भी नहीं है। लिक्विड का कितना है, 20% फ्रेश वाटर है, उसमें से भी कुछ भी अवेलेबल नहीं है। थर्ड, उसमें लिक्विड के अंदर अब इतनी सारी चीजें आती है, लेक्स, इसका फ्रेश वाटर 0.2 है और इसमें से हमें सिर्फ अवेलेबल है 1.0। सॉइल 0.04 और तो अवेलेबल 0.2 है। ऐसी रिवर्स, ऐसी एटमॉस्फेयर है और ऐसी बायोलॉजिकल, मेटाबॉलिक और ग्राउंड वाटर है। It is evident from the table 4.1 that only 1/5 of the fresh water is available in the liquid form। ये evident हो चुका है, मतलब इसका सबूत मिल चुका है कि हमारे पास 1/5 fresh water available है liquid form में बस। This limited amount is replenishable and therefore has been relied upon for recurrent use by human being। जो हमारा limited amount है water का, ये replenishable है, मतलब दोबारा से यूज करने, एंड देयरफॉर हैज बीन रिलाइड अपॉन फॉर करंट यूज बाय ह्यूमन बीइंग। और ये रिलाई किया जाएगा ह्यूमन बीइंग के ऊपर इसको यूज करने के लिए। मोर देन 90% ऑफ दिस स्कैर्स कमोडिटी इज इन द फॉर्म ऑफ ग्राउंड वाटर। जो 90% है हमारे पास इस कमोडिटी के, स्कैर अभी हमने पढ़ा था कि जिसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा कम होती है, डिमांड से ज्यादा, जिस डिमांड से कम होती है जिसकी अवेलेबिलिटी, उनको स्कैर रिसोर्सेज बोलते हैं। तो ये हमारा ग्राउंड वाटर के फॉर्म में 90% है। while only 1% in the lakes, सिर्फ 1% हमारे लेक्स में एंड पॉन्ड्स में। the soil profile carries only 0.2%। जो हमारी सॉइल प्रोफाइल है वो सिर्फ 0.2% अपने अंदर कैरी करती है, बट डबल द अमाउंट इज हेल्ड इधर बाय रिवर्स और एटमॉस्फेयर। और इन सबसे डबल जो हमारा अमाउंट है वो रिवर्स और एटमॉस्फेयर के अंदर है। इंडिया इन टर्म्स ऑफ टोटल एनुअल रेनफॉल इज वेरी फॉर्चुनेट। इंडिया में जो टोटल रेनफॉल होती है, एनुअल रेनफॉल होती है, वो ज्यादा फॉर्चुनेट है, मतलब उसमें ज्यादा है, हमारे यहाँ रेनफॉल ज्यादा होती है। इट रिसीव्स एन एवरेज रेनफॉल ऑफ 400 मीटर मिलियन हेक्टोमीटर। जो ये हमारा ये जो हमारी एवरेज रेनफॉल होती है 400 मीटर हेक्टेयर मीटर होती है, 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर हो जाती है हमारी जो बारिश होती है। आउट ऑफ विच 185 मीटर मिलियन हेक्टेयर मीटर इज अवेलेबल एज सरफेस वाटर। और 400 में से हमारे पास 185 हमारे पास सरफेस वाटर अवेलेबल है, 50 हमारे पास स्टोर्ड है और अंडरग्राउंड वाटर हमारे पास 165 है जो कि सॉइल में स्टोर्ड हो रखा है। The total amount of fresh water is more than enough to meet the present and future needs of humankind। जो हमारा टोटल अमाउंट, जो हमारा फ्रेश वाटर का टोटल अमाउंट है वो इनफ है, वो बहुत, मतलब इतना ही बहुत काफी है, वो आज की मतलब प्रेजेंट की नीड पूरा करने के लिए और आगे की फ्यूचर ह्यूमन काइंड की नीड्स को पूरा करने के लिए। बट ड्यू टू इट्स अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, बट इसके गलत डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, वाइड सीजनल एज वेल एज ईयरली फ्लक्चुएशन, जो इसका सीजनल में फ्लक्चुएशन हो रहा है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। वाटर शॉर्टेज इज अ क्रॉनिक प्रॉब्लम, तो इसकी वजह से वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम हो चुकी है। और जो हमारी वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम होती है उसे हम क्रोनिक प्रॉब्लम भी बोलते हैं इन मैनी। Thus we can see that the water which is required for various purposes like irrigation, जैसा कि हम देखते हैं कि जो वाटर है वो वेरियस पर्पसेस में भी जरूरी होता है, अलग अलग कामों में भी जरूरी होता है, जैसे इरिगेशन में जब हम खेती वगैरह करते हैं, या कुछ भी नेविगेशन में, जनरेशन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जब हम इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करते हैं, डोमेस्टिक में, इंडस्ट्रियल नीड्स में, इज रेदर स्केयर। इट इज देयरफॉर नेसेसरी दैट वाटर रिसोर्सेज शुड बी यूटिलाइज्ड जुडिशली। इसलिए कहा गया है कि वाटर रिसोर्सेज को हमें बहुत जुडिशलरी, मतलब बहुत ज्यादा सोच समझ के यूज करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो उसकी अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा कम है। वाटर साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। The movement of water on the earth is continuous and forms many complex interrelated loops। जो हमारा मूवमेंट होता है वाटर का अर्थ में, वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और एक फॉर्म करता है एक कॉम्प्लेक्स इंटररिलेटेड लूप्स। वो एक जब घूमता रहता है, मूव करता रहता है, तो वो एक इंटर रिलेटेड लूप्स क्रिएट करता है, कॉम्प्लेक्स।
cycling of water involves atmosphere, sea, earth and the entire living biota. जो cycling होती है water की वो involve करती है atmosphere, sea, earth and entire living biota. इसके अंदर अंदर वो cycle करता रहता है. The circulation of water is highly dynamic and global in extent. जो हमारा water का circulation होता है बहुत ज्यादा dynamic होता है और बहुत ज्यादा global and global in extent, वो बहुत ज्यादा global भी होता है. However, for the sake of convenience, it is divided into different categories. हम अपने sake of convenience के लिए इसको different categories में divide किया गया है. First आता है precipitation. Precipitation includes all forms in which atmospheric moisture descends to earth. Precipitation के अंदर सारे forms होते हैं atmospheric moisture के जो कि descend करते हैं earth को, जैसे rain, snow, hail, sleet and dew. ये सब precipitation के अंदर आते हैं. The moisture that enters the atmosphere by the vaporization of water condenses either into liquid, rain or solid snow, hail and sleet. जो भी हमारा जो moisture है जो एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करता है बाय किसके द्वारा, जो हमारा जो वाटर का वेपराइजेशन होता है, जब वेपर बन के आती है या कंडेंस होता है या तो लिक्विड की फॉर्म में या तो रेन, मतलब लिक्विड या तो रेन की फॉर्म में, सॉलिड या स्नो, हेल और स्लीट की फॉर्म में, बिफोर इट कैन फॉल, मतलब फॉल होने से पहले, गिरने से पहले, तो उसको water returns to the land and the sea from the atmosphere by means of condensation. जो हमारा पानी होता है वो वापस आ जाता है लैंड में और सी में एटमॉस्फेयर किसकी हेल्प से, कंडेंसेशन फॉर्म की हेल्प से, डिपोजिशन की हेल्प से और प्रेसिपिटेशन की हेल्प से. कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस by which water changes from vapor phase to a liquid state. कंडेंसेशन वो होता है जब जो वाटर है वो वेपर से चेंज होता है लिक्विड स्टेट में, जब मतलब वो भाप से चेंज होता है पानी में या किसी भी चीज में, इन द फॉर्म ऑफ ड्यू ड्रॉपलेट्स. वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में जब भी फॉर्म होता है उसे हम कंडेंसेशन फॉर्म बोलते हैं. डिपोजिशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच वाटर चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम अ वेपर इनटू अ सॉलिड आइस क्रिस्टल फेज. डिपोजिशन सीधा प्रोसेस वो होता है जब वाटर जो है वो डायरेक्टली जो भाप है, वेपर है, उससे सीधा आइस में बदल जाता है, सॉलिड आइस में बदल जाता है. In the atmosphere, tiny droplets of water and ice crystals produced through condensation and deposition form clouds. जो एटमॉस्फेयर में जो हमारे टाइनी ड्रॉपलेट्स है, मतलब जो छोटे छोटे बूंद है पानी की, वो और जो आइस क्रिस्टल्स है, जो मतलब बर्फ के क्रिस्टल्स है, वो प्रोड्यूस हुए हैं कंडेंसेशन और डिपोजिशन की हेल्प से, और वो एक क्लाउड्स बनाते हैं, फॉर्म क्लाउड्स, वो एक क्लाउड्स बनाते हैं. द मेजर अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज रिसीव्ड एज रेनफॉल. जो भी हमारा अर्थ में वाटर अवेलेबल है, जो भी मेजर अमाउंट में वाटर अवेलेबल है, वो रेनफॉल के द्वारा हमें रिसीव हो जाता है. The water cycle in nature is sustained by energy from the sun. जो वाटर साइकिल हमारी जो नेचर में है वो एनर्जी सन से सस्टेन करती है, मतलब वो सन से एनर्जी लेती है अपने आप को साइकिल करने के लिए. सोलर एनर्जी इवेपोरेट्स वाटर फ्रॉम द सी एंड द लैंड. जो हमारी सोलर एनर्जी होती है वो वाटर को सी और लैंड से इवेपोरेट कर देती है, भाप बना देती है उसकी. Water vapors condense in the atmosphere to form clouds which are transported to long distance by wind currents. जो हमारे वाटर वेपर्स होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं एटमॉस्फेयर पे टू क्लाउड्स बनाने के लिए, मतलब लिक्विड फॉर्म में बदल, वो क्लाउड्स बनाने के लिए विच आर ट्रांसपोर्टेड टू लॉन्ग डिस्टेंस. जो क्लाउड्स फिर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करते हैं बाय विंड करंट्स, हवा की हेल्प से. रेनफॉल एंड मेल्टेड स्नो रिप्लेनिश वाटर इन रिवर्स विच कैरी इट बैक टू द सी. जो रेनफॉल होती है और जो मेल्टेड स्नो होती है वो रिप्लेनिश कर देती है वाटर को, रिप्लेनिश मतलब दोबारा से ले आती है वाटर को रिवर्स में, विच कैरी इट बैक टू द सी. रिवर्स में लाके फिर वो रिवर्स जो है उसको सी में वापस भेज देती है. Runoff. Some of the rainfall is soaked into the soil and excess water flows over the land surface along the natural slope of the area. जो हमारा रेनफॉल होता है, कुछ रेनफॉल होता है वो सोक्ड हो जाता है सॉइल में, मतलब सॉइल इसको सोक कर लेती है पानी को, द सॉइल एंड इनटू द सॉइल एंड एक्सेस वाटर फ्लोज ओवर द लैंड सरफेस. और जो हमारा बचा हुआ पानी होता है जो सॉइल सोक नहीं कर पाती वो फ्लो हो जाता है लैंड सरफेस के ऊपर से अलोंग द नेचुरल स्लोप ऑफ द एरिया. यूज करते हुए जो नेचुरल स्लोप होता है हमारा एरिया का, उसके साथ वो फ्लो जाता है. रन ऑफ इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर लेक्स एंड रिवर्स. जो रन ऑफ होता है हमारा मेन सोर्स होता है पानी का फॉर लेक्स एंड रिवर्स, लेक्स और रिवर्स के लिए, विच अल्टीमेटली ड्रेन इनटू द सी. जो कि ड्रेन हो जाता है सी में, मतलब जाके मिल जाता है सी में जो पानी होता है.
द फ्लोइंग वाटर एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ सॉइल इरोजन। जो फ्लोइंग वाटर है हमारा, वो एक एजेंट की तरह काम करता है सॉइल इरोजन की, एंड वेदरिंग ऑफ द अंडरलाइंग रॉक, और जो उनको वेदर भी करता है जो अंडरलाइंग रॉक होती है। Excessive runoff during the heavy season, rainy season causes flood in many parts of the country। जब हमारा जो रन ऑफ है वो रेनी सीजन के दौरान बहुत ज्यादा हो जाता है रन ऑफ, तो वो कुछ पार्ट्स ऑफ कंट्रीज में हमारा फ्लड भी क्रिएट कर देता है। Sublimation, it is the process by which solid water changes directly to water phase without phase passing through the intervening liquid phase। हमारा जो सब्लिमेशन प्रोसेस होता है वो होता है जो कि सीधा सॉलिड वाटर जो है वो चेंज हो जाता है वेपर में विदाउट पासिंग थ्रू द इंटरवेइंग लिक्विड फेज। मतलब वो लिक्विड फेज में ना आके सीधा सॉलिड से वेपर में चेंज हो जाता है। The gradual disappearance of flakes of ice during the periods when the temperature remains well below freezing is an example of sublimation। जो हमारे आइस के फ्लेक्स हैं वो जब डिसअपेयर होने स्टार्ट हो जाते हैं ड्यूरिंग द पीरियड्स व्हेन द टेम्परेचर रिमेन्स वेल, उस पीरियड में जब टेम्परेचर जो है रिमेन सही रहता है, मतलब वेल रहता है, ना कि ज्यादा गर्म रहता है ना ठंडा, बिलो फ्रीजिंग से कम रहता है, तो वो हमारा सब्लिवेशन का एग्जाम्पल होता है कि वो सीधे सॉलिड से वेपर में चेंज हो गया, ना लिक्विड नहीं बना। फिर आता है हमारा इवेपोरेशन। इट इज द प्रोसेस बाय विच लिक्विड वाटर changes into a vapor at ambient temperature। इवेपोरेशन हमारा वो होता है, वो प्रोसेस होता है जब लिक्विड जो वाटर है वो चेंज होता है वेपर में किसी भी टेम्परेचर में आके। वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम ऑल एक्वेटिक बॉडीज। जो वाटर होता है वो सारी एक्वेटिक बॉडीज में से इवेपोरेट होता है, एज वेल एज फ्रॉम वेट सरफेसेस। और वो अगर कहीं पर गीला जो सरफेस है वहां से भी वो इवेपोरेट हो जाता है। Evaporation from the ocean surface is by far the largest source of atmospheric water vapor। जो हमारी इवेपोरेशन ओशियन सरफेस से होती है वो बहुत ज्यादा लार्जेस्ट सोर्स होती है एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर की। फिर होता है ट्रांसपीरेशन। इट रेफर्स टू द लॉस ऑफ वाटर इन वेपर फ्रॉम फॉर्म फ्रॉम प्लांट लीव्स। जो हमारा इट रेफर्स टू लॉस ऑफ वाटर, ये हमारा एक लॉस ऑफ वाटर होता है इन वेपर की फॉर्म में, फ्रॉम प्लांट लीव्स, जो कि प्लांट की लीव्स होती है उसमें से। ऑन लैंड ट्रांसपीरेशन इज कंसिडरेबल। हमारे जो लैंड है उसमें जो ट्रांसपीरेशन होता है वो बहुत ज्यादा कंसिडरेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल द लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपीरेशन अलोन बाय 1 हेक्टेयर। एक अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो जो हमारा पानी का लॉस होता है थ्रू ट्रांसपीरेशन, वो अलोन एक मतलब अकेले वो 2.5 एकर्स या 1 हेक्टेयर ऑफ कॉर्न अप्रोक्सीमेटली अमाउंट्स 35,000 लीटर्स या 8,800 गैलन्स ऑफ वाटर ईच डे। इतना जो पानी है वो अकेले ट्रांसपीरेशन के वजह से लॉस हो जाता है वाटर वेपर के फॉर्म में। After learning the cycling of water in nature, you would like to know about the different types of water found on the earth। हम cycling of water पढ़ने के बाद हम ये यू वुड लाइक टू नो अबाउट, हमें ये जानना चाहिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर फाउंड इन अर्थ, कि हमें कितने अलग अलग तरीके के जो वाटर है वो अर्थ में पाए जाते हैं।